हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सीटेट 2015 का जो सितंबर में हुआ था। ये प्राइमरी लेवल का है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो उसमें हम बात करेंगे सीडीपी की, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। और ये पूरा सॉल्यूशन है, हम आपको ऐसे ही सारे पेपर्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें अंत में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। सीडीपी सितंबर 2015 का जो फर्स्ट पेपर है सीटेट का, वो हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। क्या है? संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, या तालमेल बैठाने वाले की। तो क्या हो जाएगा कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता के परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एक सुगमकर्ता की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? कौन सी विशेषता? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसती मानसिक क्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, या उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है? यानी कि ये ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है। तो कौन सी नहीं हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 2 कि निम्न औसती मानसिक क्रियाएं, यानी कि निम्न औसती मानसिक क्रियाएं विशेषताएं जो होती हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। और प्रतिभाशाली बच्चों की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? उसमें पहली होती है उच्च आत्म क्षमता, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान तथा उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। ये सभी जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की होती हैं। सिर्फ ये जो है कि निम्न अवस्थी मानसिक प्रक्रियाएं, ये जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की या बच्चों की विशेषताएं नहीं होती हैं। तो ये जो है नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं, फोर्थ है अंतर्निहित संभावित दंड। तो कौन सा सही हो जाएगा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता, यानी शिक्षार्थियों मतलब अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या चाहिए कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, या कलन विधि यानी एल्गोरिज्म का अधिकतर प्रयोग करना, या याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करवाना, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो कौन सा हो जाएगा कि शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को विविध प्रकार की यानी विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, या सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, या फोर्थ दिया है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। कौन सा सही हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ये जो दिया है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। और बाल विकास के मुख्य सिद्धांत के संदर्भ में विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं और सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, और तथा सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ये जो है बाकी है और ये नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, तो इसलिए ये जो है सिद्धांत नहीं है बाल विकास का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है?
कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, या आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, या आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, या फोर्थ दिया है कि आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, यानी आकलन जो है सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा कि आकलन जो है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित एक प्रक्रिया है और आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन नंबर जो है एक सही हो जाएगा, क्योंकि आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का सुधार करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता से संबंधित है अभिसारी चिंतन, सामयिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अपसारी चिंतन। कौन सा है? तो अपसारी चिंतन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता से संबंधित है, क्योंकि सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से ना जानता हो। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चों के बारे में निम्न में कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? किससे सहमत होते हैं? ऑप्शन दिए हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, या दूसरा है कि बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, या बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, या नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। कौन सा हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि उनका विचार था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास एक अंतः वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चे क्या है? ऑप्शन दिया है कि चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते जाते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती जाती है। दूसरा है कि खाली बर्तन के समान होते हैं बच्चे, जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है, या फिर नेक्स्ट है कि निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, या फोर्थ दिया है कि जिज्ञासु प्राणी के होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा कि बच्चे क्या होते हैं? बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि वृद्धि और विकास की मंजिल में जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है उनमें विभिन्न सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन आते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है और बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो, या थर्ड है कि बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे, या फोर्थ नंबर दिया है कि असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो कौन सा कथन सही है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है? क्या है? उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है और बच्चों की त्रुटियों के बारे में ये जो कथन है ये सही है। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ये तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही गलत, सरासर अन्याय हो जाएगा। अगला है कि उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तो इससे तो उनके मन में हीन भावना आ जाएगी दूसरे के प्रति। या
थर्ड है कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें या कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन करें और उन्हें दंड दें, और जो पालन ना करें उन्हें दंड दें। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका उचित आंसर जान पड़ता है, क्योंकि इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी में विभिन्नता के कारण है। किसमें? अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता या स्तर, परावर्तकता, स्तर या मूल्य। कौन सा सही हो जाएगा कि यह उनकी अधिगम शैली की विभिन्नता के कारण है। किसके कारण है? उनकी अधिगम शैली की विभिन्नता के कारण है, क्योंकि अधिगम शैली में भिन्नता के कारण बालकों की पढ़ने की प्रवृत्तियों में अंतर आ जाता है। इसलिए सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले ही पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। क्या ये होना चाहिए? दूसरा देखते हैं कि शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा या उपेक्षा करनी चाहिए। या फिर फोर्थ है कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए या दंडित किया जाए। तो कौन सा सही हो जाएगा कि भारत में भाषिक विभिन्नता के संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। किसका करना चाहिए? सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उचित आंसर है। अगला है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? क्या है? ऑप्शन देखते हैं। दिया है कि जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सांसारिक संसार की जटिल शक्तियां या हमारे आसपास का वातावरण। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है, यानी कि जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, यानी कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, और नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन हो जाएगा? इसके लिए कौन सा सही होगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला है कि बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं और संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और क्रय विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो जनसंचार माध्यमों की पहुंच जो है बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, इसलिए जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रकार के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो ये तो सही है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो कौन सा सही नहीं है? तो 4 नंबर जो है सही नहीं है, क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये जो है बच्चे के सीखने के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि बच्चे अनेकों प्रकार से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। किस रणनीति को? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, तो ये उचित नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्गम में सहायता करना, या फिर पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, या प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो कौन सा सही हो जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्गम में सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक मुख्य या प्रमुख कारक है। कौन है प्रमुख कारक? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। तो कौन सा हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो ऑप्शन नंबर 4 सामाजिकरण का कारक कौन सा हो जाएगा? तो परिवार, यानी कि परिवार जो है सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि सामाजिक प्रत्याशाओं और मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे सामाजिकरण की संज्ञा दी जाती है और यह व्यवहार वह अपने स्कूल, परिवार तथा अपने साथियों के समूह में सीखता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, या सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, या बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 हो गया। फिर 20 नंबर प्रश्न है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि यह बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किसका? लेखन अक्षमता, ये जिसे हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं, गणितीय अक्षमता जिसे डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, या गति समन्वय क्षमता जिसे डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं, और पठन अक्षमता जिसे डिसलैक्सिया बोलते हैं। तो ये हमने पिछले देखो ये क्वेश्चन लगभग पेपर में आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमने कई पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं उसमें सीडीबी में ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, लगभग हर पेपर में आ रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो क्या दिया है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा पठन अक्षमता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किसका? पठन अक्षमता का, या डिसलैक्सिया का लक्षण जो है प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि क्या? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, या जन्म से 1 वर्ष तक। तो आपको ये समय अवधि पता होनी चाहिए कि किस अवस्था की कितनी अवधि होती है। तो जो शैशव काल की अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, यानी कि कब से? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, जिसमें बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिकी, या पूर्व संक्रियात्मक। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा जो है एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए एक 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन तो इसमें हो जाएगा 4, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था का सिद्धांत दिया है। पहली कौन सी दिया है? तो पहली दिया है, ये हो जाएगी पहली संवेदी गतिक अवस्था, जिसको बोलते हैं वो 0 से 2 वर्ष तक के लिए। फिर दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 2 से 7 वर्ष तक की बात करते हैं। और फिर दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये थर्ड है, तीसरी अवस्था, जिसमें उन्होंने कहा 7 से 11 वर्ष तक के लिए। और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे उन्होंने कहा है कि 11 से 15 वर्ष तक के लिए, यानी कि जिसमें उन्होंने 15 वर्ष तक के लिए कहा, 11 से 15 वर्ष तक के लिए। यानी कि पहला कौन सी है, संवेदी गतिक अवस्था, ये पहली हो जाएगी हमारी 0 से 2 वर्ष। और फिर दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, जो है 2 से 7 वर्ष। फिर है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। और फिर औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से 15 वर्ष तक के लिए। तो ये जो है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था का सिद्धांत दिया है, जिसको हमने इसे अच्छे से समझ लिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि विकास डैश डैश से की ओर बढ़ता है, किसकी ओर बढ़ता है। तो दिया है कि जटिल या और कठिन, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, आसान, विशिष्ट सामान्य, विशिष्ट। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। किससे, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, क्योंकि मानसिक तथा गतिक अनुक्रियाओं में सामान्य क्रियाएं पहले तथा विशिष्ट क्रियाएं बाद में विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, फिर से समझते हैं कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ विकास। तो क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है उसे सहयोग देना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं और इसे कहा जाता है सहयोग देना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, आत्मसात्करण, समायोजन, अहम केंद्रितता या अनुकूलन। तो क्या कहलाती है, तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसात्करण कहलाती है। क्या कहलाती है, आत्मसात्करण कहलाती है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अवधारणा परिवर्तन में नवीन जानकारी प्रभावी भूमिका निभाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय क्या अधिक है। तो सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित, सामाजिकृत। तो क्या हो जाएगा इसका, तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। किसकी ओर, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित की ओर अधिक होती है, क्योंकि भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास करना जो है शामिल होता है, जो कि एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है क्या, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, या बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल रहती हैं। क्या शामिल रहती हैं, हस्तपरक गतिविधियां शामिल रहती हैं, क्योंकि इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिससे उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई या स्थानिक। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि जो है उच्च स्तरीय थी। कौन सी, संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी, और क्योंकि उच्च संगीतमय स्तरीय बुद्धि में सांगीतिक सामर्थ्य तथा निपुणता विकसित करने की क्षमता
सम्मिलित होती है, इसमें सम्मिलित होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या करता है। देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया, हमने पिछले जो पेपर सॉल्व किए हैं उसमें से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से एक बार अगर समझ लेंगे तो दोबारा आपको बार बार इसको जो है समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अच्छे समझ लीजिए, ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो आने की संभावना बहुत सारी होती है इनकी। तो क्वेश्चन क्या है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या करता है कि ऑप्शन दिया है, यानी कि लिंग पक्षपात या शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला या नीतिपरक। तो क्या दर्शाता है, तो जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक जेंडर पक्षपाती है, यानी लिंग पक्षपाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना चाहिए। किसके अनुरूप? व्यवस्था या बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे या परिवेश, बच्चे या व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानना और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 1, यानी कि किसकी ओर? व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप जो है बदलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है सितंबर 2015 का जो है हमने CDP कवर किया है। तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।